Well, hello students. Our today topic is international foreign trade. आज हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक्स का इंडियन डेवलपमेंट बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये है कि हम अपनी जो इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ हैं, हम अपनी इकोनॉमिक बाउंड्रीज से आगे जाकर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड करना शुरू करें, यानी कि या तो हम उनसे एक्सपोर्ट करें और या इंपोर्ट करें, तब हम अपना ट्रेड करेंगे दूसरी कंट्रीज़ या दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ। तो अपनी नेशनल बाउंड्रीज से बाहर निकलकर दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ ट्रेड करना ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ठीक है, लिखा भी हुआ है दैट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रॉस कंट्री क्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। वेल, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। वेल, अगर हम देखेंगे कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को फॉलो करते हैं तो सबसे पहला जो बेनिफिट हमारे पास लिखा हुआ है वो है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करते हैं, अगर हम बाहर से गुड्स नहीं मंगाते हैं, तो हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर सभी तरह के गुड्स को बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर से गुड्स मंगाते हैं, सपोज कीजिए कि कोई कंट्री है और वो किसी एक आइटम को बहुत अच्छे से बना लेता है, तो अब ये दो आइटम हम उस बाहर से मंगा सकते हैं, इन्हें हमें खुद प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कंट्री जिस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन है, जो उनका स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है, हम वो प्रोडक्ट अपनी इकोनॉमी के अंदर ना बनाकर उस इकोनॉमी से डायरेक्ट मंगा सकते हैं अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को फॉलो करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि जो हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो हमारा डोमेस्टिक आउटपुट है, उस डोमेस्टिक आउटपुट के लिए एक मार्केट हमें मिल जाता है इजीली। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके लिए हमें एक मार्केट मिल जाता है। हम उस अपने सरप्लस को कहाँ पर डंप करें, कहाँ पर बेचें। ठीक है, अगर हमारा मार्केट कंप्लीट हो चुका है तो हमें एक और मार्केट आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू डेवलप हो जाता है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो है फॉरेन एक्सचेंज, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो हमारे पास आएगी और हमारे पास फॉरेन रिजर्व का अमाउंट बढ़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड के हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि कैसे हम अपने देश से बाहर निकलकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर कर सकें, यानी अब हम अपने बिजनेस को और फैला सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा दे सकते हैं। केवल अपनी ही कंट्रीज़ में नहीं, हम बाकी दूसरी कंट्रीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है हमारी ग्रोथ, हमारी जीडीपी के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। क्यों साबित होता है? क्योंकि इससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ता है, इससे हम जो ज़रूरी चीज़ें उनका और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता है। ठीक है, हमारे यहाँ जब मार्केट शेयर बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी। इसीलिए हमने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि ट्रेड को और एक्सपेंड करना तो हमारी जीडीपी के लिए ये एक बेनिफिशियरी फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसे था, या फिर कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वेल, वॉल्यूम का मतलब है कि कितने अमाउंट में हम कितना ट्रेड करते थे। तो जो वॉल्यूम थी इंटरनेशनल ट्रेड की उस समय वो बड़ी ही मॉडरेट थी, बड़ी ही आम थी, कोई खास हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। और इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि ब्रिटिश टाइम में हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के द्वारा ख़त्म कर दिया गया था, और जितना भी ट्रेड सरप्लस है वो सारा का सारा ब्रिटिशर्स ही अपने कब्जे में ले लेते थे। देखिए, इससे ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया जब डील करता था फॉरेन ट्रेड में तो वो बेसिकली अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को लेकर ही डील करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस हैंडीक्राफ्ट को डेवलप नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को हैंडीक्राफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने वही चीज़ें यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए ली या उगवाई किसानों से, ठीक है, जो कि उनको रॉ मटेरियल की जिस आइटम की उन्हें ज़रूरत थी, जैसे उन्हें अगर इंडिगो की ज़रूरत थी तो उन्होंने इंडिगो यहाँ के किसानों से उगवाया खेतों में, और अगर उन्हें टिम्बर की ज़रूरत थी तो उन्होंने यहाँ पे टिम्बर उगवाया। सेकेंड वन इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन सिंपली मीन्स द टाइप्स ऑफ आइटम वी ट्रेडेड। सो बेसिकली
At the time of independence, we do export and import basically of raw material. इम्पोर्ट कंप्राइज लार्जली ऑफ फिनिश गुड, लेकिन जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो तो ज़्यादातर हमारा रॉ मटेरियल रहता था, और जो इम्पोर्ट करते थे उसमें ज़्यादातर हमारे फिनिश गुड्स रहते थे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि हम किसके साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारी ज़्यादातर जो ट्रेड है, मैक्सिमम ट्रेड हम ओनली एंड ओनली ब्रिटिशर्स के ही साथ करते थे, बाकियों के साथ हमें ट्रेड करने की छूट नहीं थी। Now, what is the composition of trade? The composition of trade refers to the types of goods and services we export and import. Composition simple mean हम किस तरह के goods का import और export कर रहे हैं। जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो composition थी हमारी, उसमें क्या था, उसमें ये था कि हम export करते थे रॉ मटेरियल को और import करते थे फिनिश गुड को। तो जो composition क्या है, the types of goods and material we export and imported। ठीक है। अभी हमने पढ़ा कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, और कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिपेंडेंस के टाइम पर कैसे थी। अब हमारा टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या चेंजेस आया इंडिया की फॉरेन ट्रेड में। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के टाइम तक हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल करते थे, और इसलिए हमें जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद जैसे जैसे हम बढ़े, ठीक है, इसमें हमने जो परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, उसमें हमने उसका शेयर कम किया। रॉ मटेरियल हमने कम सप्लाई करने शुरू किए। इसके दो रीजंस थे। पहला रीज़न तो ये था कि जो रॉ मटेरियल हम बाहर भेजते थे, अब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हो गई थी, तो अब हम उस प्रोडक्ट का, उस रॉ मटेरियल का यूज़ अपने यहाँ इंडस्ट्री पर ही करना हम लोगों ने शुरू कर दिया था अपनी इंडस्ट्री के लिए। और सेकंड ये है कि आज़ादी के बाद हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ देखने को मिला है, तो जो भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रहे थे वो हमारी ही पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए सफिशिएंट हो पाता था। सेकंड पॉइंट इज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम। देखिए, कन्वेंशनल आइटम जो थे हमारे, वो आइटम जो कि हम पहले से ही ट्रेड करते आ रहे थे, जैसे कि जूट, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, ठीक है, इन सब में गिरावट देखने को मिली। पहले जिन चीज़ों का ट्रेड होता था, अब उन चीज़ों का ट्रेड बंद हो गया। ठीक है। एंड थर्ड वन इज द इंक्रीज इन द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। अभी हमने पढ़ा है कि पुरानी कन्वेंशनल आइटम और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का जो है फॉल मिला है एक्सपोर्ट में देखने को। तो फिर हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है नया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। और ये हमें बताता है कि आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट था उसमें कई सारी वैरायटी देखने को मिली है। और ये वैरायटी हमें इसलिए देखने को मिली है क्योंकि हमारी जो आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के फोकस होने की वजह से ही हमारा जो कॉम्पोजिशन है फॉरेन ट्रेड का आज़ादी के बाद, उसमें हमने चेंज देखने को मिला है। ठीक है। और ये रिजल्ट रहा है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, जो हमारी गवर्नमेंट्स ने आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो पॉलिसीज़ अपनाई, वो पॉलिसीज़ का रिजल्ट यहाँ देखने को हमें साफ साफ मिल रहा है कि हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही पॉलिसी चेंज हुई, हमने अपने यहाँ प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जब डेवलप हुआ तो हमारे यहाँ पर जो है हमने अपने कॉम्पोजिशन में भी चेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर ही, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे फर्दर। ठीक है। थैंक यू।